हेलो गाइस, वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल एएस पाठशाला में। आज हम लोग यूपीएसआई के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। दोस्तों, 2021 के पेपर को अगर आपने एनालाइज किया होगा तो हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केस है रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इसमें इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। रोमेश थापर ने एक मैगजीन निकाली थी, क्रॉस रोड, जिसको मद्रास गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। और रीज़न क्या दिया कि पब्लिक सेफ्टी के अगेंस्ट है ये। तो ये सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने चैलेंज किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो आर्टिकल 19(1)(a) में गारंटीड है, ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना है या कोई रोक लगाना है, तो जो आर्टिकल 19(2) में रीजंस दिए हैं, ठीक है, उसी रीजंस के अगर अंडर आता है तभी आप इस पे रोक लगा सकते हैं। जैसे कि पब्लिक ऑर्डर, सेफ्टी, मोरालिटी, ठीक है, डिसेंसी और नेशनल इंटीग्रिटी। ये कंडीशंस हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग ही आप रोक लगा सकते हैं। और मद्रास गवर्नमेंट ने क्या किया था कि आर्बिट्ररी ही रोक लगा दी थी इस मैगजीन पे। तो ये सुप्रीम कोर्ट गए और इनके हित में ये फैसला आया। तो ये पहला हो गया 1950 का जजमेंट, रोमेश थापड़ वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। आगे आते हैं। फिर था चंपकम दौराईराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इसमें क्या था कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट में दिए गए थे उस समय। फिर ये चैलेंज हुए सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। इसको असंवैधानिक बता दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या लॉजिक दिया कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं हो सकता सोशल जस्टिस लागू करने के लिए। तो अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने देखिए इसको स्ट्रक डाउन कर दिया, तो पार्लियामेंट के पास क्या रास्ता बचता? पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड कर दिया। इस फैसले के बाद पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। उसमें सरकार ने क्या किया, आर्टिकल 15 में एक क्लॉज डाला 4, और उसमें बोला कि जितने भी सोशली और एजुकेशनली, ठीक है, बैकवर्ड क्लास हैं, उनके लिए गवर्नमेंट प्रोविजंस बता सकती है। जैसे कि उनके लिए रिजर्वेशन दे सकती है, उनकी फीस रिलैक्स कर सकती है। ये सारी चीज़ें आर्टिकल 15(4) जोड़ा गया। तो ये स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराई राजन के फैसले के बाद आया था। आगे बढ़ते हैं। अगला है शंकरी प्रसाद सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें भी वही क्वेश्चन उठा कि क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट पहले बहुत ही नैरो व्यू लेके चलता था। वो सरकार के हर फैसले को सही मानता था, क्योंकि देश आज़ाद हुआ था, नई नई सरकार बनी थी, तो ये गुडविल था सरकार का उस समय गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट जो फैसला लेगी वो सही होगा। तो सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को ही सही मानता था। उन्होंने बोला कि जो भी गवर्नमेंट कुछ भी अगर अमेंड कर सकती है, चाहे फंडामेंटल राइट भी अमेंड करना हो तो कर सकती है। तो शंकरी प्रसाद सिंह वाले में क्या हुआ कि फंडामेंटल राइट अमेंड हो सकता है। निष्कर्ष यानी कंक्लूजन ये निकला कि फंडामेंटल राइट अमेंड किया जा सकता है। आगे आते हैं। अगला केस है स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस बाल मुकुंद शाह। ठीक है, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस बाल मुकुंद शाह। इसमें यह है कि अगर भी गलत तरीके से कोई भी अगर सबूत इकट्ठा किया गया है, ठीक है, उसको रिलायबल नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था। तो इसमें याद रखिए, इसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये है कि पुलिस कोई भी गलत तरीके से, ये नहीं कि मार के या कुछ भी टॉर्चर करके स्टेटमेंट निकलवा ले तो इसको कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगला आता है बंगाल इम्यूनिटी कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एक्ट। इसमें क्या था कि उस समय की जो इतनी भी स्टेट गवर्नमेंट थी वो क्या करती थी कि इंटर स्टेट जो ट्रेड हो रहा है उसको टैक्स करती थी। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 286 के तहत ऐसा किया नहीं जा सकता। मतलब कि इंटर स्टेट कॉमर्स को टैक्स नहीं किया जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो आर्टिकल 286, और दूसरा ये केस किसके बारे में है, तो टैक्स और इंटर स्टेट ट्रेड के बारे में है। अगले पे आ जाते हैं। सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें क्या था कि पार्लियामेंट उस समय क्या करती थी कि कुछ कोई भी एक्ट ऐसा मतलब हो जो लैंड रिफॉर्म लागू करने थे, ठीक है। तो क्योंकि अगर लैंड रिफॉर्म अगर सरकार लागू कर रही है तो किसी ना किसी की ज़मीन ले रही है, तो वो उसका राइट टू प्रॉपर्टी का हनन हो रहा है। तो उससे बचने के लिए वो उसको 9 शेड्यूल में डाल देती थी, बचने के लिए। तो वो चैलेंज हुआ, सज्जन सिंह में पहली बार ये चैलेंज हुआ। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, वही बात कि पार्लियामेंट कर सकती है ऐसा। पहले क्योंकि नैरो व्यू लेके चलती थी पुराने सारे केसेस में, पार्लियामेंट को ही सही माना जाता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि पार्लियामेंट हैज़ वाइड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। फिर आगे आते हैं। गोलकनाथ स्टेट ऑफ पंजाब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर एग्जाम में जिस भी एग्जाम में अगर पूछा जाता है, अगर लैंडमार्क जजमेंट पूछे जाते हैं, तो गोलकनाथ ज़्यादातर चांसेस है कि पूछा ही जाएगा। इसमें क्या है कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट। जो सुप्रीम कोर्ट पहला जजमेंट लेके चलती थी, पहले पार्लियामेंट को सुप्रीम मानती थी और बोलती थी कि पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है। गोलकनाथ केस से उसने रिवर्स यू टर्न मार दिया कि अब नहीं, पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है पर फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकती है। तो उन्होंने क्या किया कि पार्लियामेंट की पावर को रिस्ट्रिक्ट किया गोलकनाथ में। आगे आते हैं।
AK क्रैपैक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अच्छा, इसमें क्या था, इसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं। ये जो थे AK क्रैपैक, ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के मेंबर थे, ठीक है। और एक कोई वैकेंसी आई समझिए, वैकेंसी में ये भी एक उम्मीदवार कैंडिडेट थे, और ये सिलेक्शन बोर्ड में भी थे। मतलब ये एक कैंडिडेट भी हैं और जो कमेटी सेलेक्ट कर रही है उसके मेंबर भी हैं। तो ये चैलेंज किया गया कि कैसे इसमें बायसनेस होने के बहुत सारे चांसेस थे। इसको किया गया चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में उस समय एक डॉक्ट्रिन चलती थी कि कोई भी जज अपने केस को नहीं देख सकता, मतलब अपने केस में कोई खुद जज नहीं हो सकता। तो ये प्रावधान पहले सिर्फ जुडिशियल चीजों तक के लिए था, जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों के लिए नहीं था। पर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये बोला कि चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव भी हो, उसमें भी ये नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत लागू होगा। ठीक है, नेचुरल जस्टिस क्या कहता है कि बायसनेस नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रोसेस हो फेयर होना चाहिए। तो ये केस इसी से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इसको फेमस बैंक नेशनलाइजेशन केस कहते हैं। अच्छा, इसकी भी बैकग्राउंड जान ले। आरसी कूपर क्या थे उस समय, आपको याद होगा कि 1969 में 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, मतलब राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, इनको सरकारी बना दिया गया था। तो आरसी कूपर उस समय बैंक के एक शेयर होल्डर हुआ करते थे। तो ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया कि ये जो नेशनलाइजेशन हुआ है मेरे राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, उस समय राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी के खिलाफ है। ठीक है, के खिलाफ है। तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट्स आर नॉट वाटर टाइप कंपाउंड, मतलब कि जो मौलिक अधिकार है अलग अलग खानों में नहीं बटे हैं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गवर्नमेंट राइट ले सकती है, मतलब गवर्नमेंट राइट टू प्रॉपर्टी के को मतलब क्या कहते हैं, सुपरसीड कर सकती है, पर उसको फेयर कंपनसेशन देना होगा। अगर गवर्नमेंट फेयर कंपनसेशन नहीं दे रही है तो वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं ले सकती है। ठीक है, ये इसमें था। आगे आते हैं, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये बिगेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए। ये अब तक के भारतीय इतिहास का बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा कि पार्लियामेंट चाहे तो कुछ भी अमेंड कर सकती है, बस एक शर्त है, सॉरी, अमेंड कर सकती है, बस शर्त क्या है कि बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का वो नष्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, सेपरेशन ऑफ पावर, फंडामेंटल राइट, सेक्युलरिज्म, और भी बहुत सारी चीज। मतलब ये एक इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये धीरे धीरे इसका जो ये बहुत वाइड है, ये बढ़ता जाएगा, बहुत सारी चीजें इसमें आ सकती हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजनारायण ने क्या किया था कि इंदिरा गांधी को अलेज किया था कि उन्होंने इलेक्शन करप्ट प्रैक्टिस से जीता है, और हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया, और हाई कोर्ट ने क्या किया, ये बात सही मानी और इंदिरा गांधी के इलेक्शन को खारिज कर दिया। ठीक है, तो पार्लियामेंट ने उस समय कानून बनाया कि क्या कहते हैं कि इलेक्शन प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। पर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसको भी खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि पार्लियामेंट कैन नॉट पास लॉ टू प्रोटेक्ट ए स्पेसिफिक इलेक्शन फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। क्यों? क्योंकि इससे फ्री और फेयर इलेक्शन भंग होता है, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन किसका पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। यानी पार्लियामेंट ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती जिसमें सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप ना हो इलेक्शन में। मतलब कि ये नहीं कि इलेक्शन फेयर नहीं है, चीटिंग से हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट भी कुछ ना करे, सुप्रीम कोर्ट को नहीं रोका जा सकता। आगे आइए, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, या इसको हेबियस कॉर्पस केस भी कहते हैं। दोस्तों ये हमारे मतलब देश के इतिहास में सबसे डार्क केस बोला जाता है, डार्केस्ट जजमेंट, मतलब सुप्रीम कोर्ट का सबसे डार्केस्ट जजमेंट इस केस में आया था। ठीक है, इसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था, ये इमरजेंसी के बाद का है, कि सिटीजन हैव नो राइट टू लाइफ और लिबर्टी इफ आर्टिकल 21 इज सस्पेंडेड। क्योंकि इमरजेंसी जब लगाई जाती है तो सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं। फंडामेंटल राइट सस्पेंड है तो यानी 21 भी सस्पेंड होगा, यानी आपकी लाइफ और लिबर्टी नहीं रहेगी। यानी सरकार मन चाहे ढंग से, यानी किसी भी आर्बिट्रेरी तरीके से आपको डिटेन यानी आपको जेल कर सकती है। और आप हेबियस कॉर्पस, यानी हेबियस कॉर्पस क्या होता है, अगर आप कोई इलीगल डिटेन हुआ है तो उसको छुड़ाने के लिए हेबियस कॉर्पस रिट दायर की जाती है। तो इसमें ये बोला गया कि अगर इमरजेंसी दायर है तो हेबियस कॉर्पस भी नहीं आदमी फाइल कर सकता है, इसीलिए इसको डार्केस्ट बोलते हैं। ये क्योंकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको मेनका गांधी में और बाद में उपता स्वामी में, दोनों में इस फैसले को ओवरटर्न किया। आगे आते हैं, ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसमें क्या है, राइट टू लाइवलीहुड पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, मतलब राइट टू लाइवलीहुड को आर्टिकल 21 के दायरे में लाया गया। इसमें क्या था कि बहुत सारे जो स्लम डेवलपर, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनको सरकार ने, बॉम्बे की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उनकी झुग्गियां तोड़ दी, ऐसे ही उनको बाहर फेंक दिया। तो उनके बिहाफ पे ये जो थे, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। उन्होंने बोला कि ये, क्योंकि अब झुग्गी झोपड़ी वाले जो कमाने के लिए मुंबई में रहते हैं, तो कमाएंगे तो कहीं ना कहीं तो रहेंगे, उनके पास घर तो है नहीं, तो ये उनका राइट है
अगर इनको निकाल दिया जाएगा तो उनका राइट टू लाइवलीहुड छिनेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कि इस बात को एग्री किया कि राइट टू लाइवलीहुड इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, और एक कंडीशन दी कि आप स्लम डेवलपर्स को निकाल सकते हैं, पर उनको नोटिस दीजिए, हियरिंग हो और उनको रिहैब करिए। ये 3 कंडीशन जब सैटिस्फाई होगी तभी आप उनको एविक्ट कर सकते हैं। अगला केस है हुसैनारा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी। इसमें क्या था कि ये पाया गया कि बिहार में बहुत सारे ऐसे मतलब कैदी हैं जो जेल में पड़े हैं, पर उनका केस ट्रायल ही नहीं हुआ है अभी तक। मतलब हो सकता है मान लो किसी ने 100 रुपया चुराया और उसकी सजा ही 1 साल की हो, पर 5 साल से पड़ा है, उसके केस सुनी नहीं गई है। तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू स्पीडी ट्रायल भी 21 के अंदर आता है, मतलब राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के अंदर आता है, और सबको अधिकार है कि उनका केस जल्दी से जल्दी सुना जाए। ये केस हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अच्छा, मेनका गांधी के केस में क्या था, इनका पासपोर्ट बिना किसी रीजन दिए जब्त कर लिया गया था, और आर्टिकल 21 में इसमें पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने एक ब्रॉड व्यू लिया लाइफ और लिबर्टी का। इससे पहले केसेस में लाइफ और लिबर्टी को बहुत नैरो माना जाता था, पर इस केस से सुप्रीम कोर्ट ने लाइफ और लिबर्टी में ज्यादा से ज्यादा चीजों को इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और ये बोला कि अगर राइट टू लाइफ और लिबर्टी छीननी है तो प्रोसेस जस्ट होना चाहिए, फेयर और रीजनेबल होना चाहिए, वो आर्बिट्ररी एक्शन से नहीं लिया जा सकता है। और मीनिंग ऑफ पर्सनल लिबर्टी को भी इसमें पहली बार एक्सपेंड किया गया था। आगे आते हैं, मिनेरवा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या है कि जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में किए गए थे कि डीपीएसपी को लागू करने के लिए अगर फंडामेंटल राइट छीन भी रहे हैं तो उसको नहीं कैंसिल किया जा सकता। तो मतलब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इस एक्ट के थ्रू ये ला दिया था कि अगर कोई भी डीपीएसपी लागू करना है, भले भी वो फंडामेंटल राइट के खिलाफ हो, तो डीपीएसपी ही पावरफुल माना जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, इस केस से इसको खारिज किया गया था और बोला गया था कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट एक बैलेंस, इनके बीच में एक बैलेंस है, एक तराजू के दो पहलू हैं दोनों, इसमें से कोई भी ये नहीं माना जा सकता कि ज्यादा पावरफुल है। आगे आते हैं, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें क्या था कि डेथ पेनल्टी की जो संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया था, कि मतलब इसमें ये चैलेंज किया गया था कि डेथ पेनल्टी को बैन कर देना चाहिए, पर उन्होंने बोला था कि नहीं, डेथ पेनल्टी इंडिया में बैन नहीं हो सकता। हाँ, एक डॉक्ट्राइन लाई थी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, कि मतलब अगर डेथ पनिशमेंट देना है तो वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर होना चाहिए, नॉर्मल केसेस में नहीं दे सकते। आगे आते हैं, राम ज्वाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें क्या किया था कि एग्जीक्यूटिव का क्या पावर होगा। जैसे आपको पता होगा कि हमारे पार्लियामेंट में 3 विंग, लेजिस्लेटिव, एक्जीक्यूटिव और जुडिशरी, और तीनों इंडिपेंडेंट हैं और तीनों की पावर है। तो लोगों को ये होता है कि एग्जीक्यूटिव का पावर डिफाइंड नहीं होता, लेजिस्लेटिव का पावर तो लोगों को पता है कि पार्लियामेंट संविधान के अकॉर्डिंग चलेगा, और सरकारें क्या क्या एग्जीक्यूटिव एक्शन में कुछ भी एक्शन ले लेती थी। तो यहाँ पे क्या किया गया, एक्सप्लेन किया गया कि एग्जीक्यूटिव क्या क्या कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि एग्जीक्यूटिव की पावर लेजिस्लेटिव के बराबर है, बस वो वायलेट नहीं करना चाहिए कोई भी लॉ को। मतलब ये जरूरी नहीं है कि मान लीजिए कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लेना है तो पहले लॉ बनाओ, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से भी काम किया जा सकता है, बस ये कि किसी लॉ को वायलेट ना करे। ये मोटा मोटी इस बात से, इस मतलब एक्ट से निकलता है कि एग्जीक्यूटिव चाहे तो किसी भी काम करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से काम कर सकता है, जरूरी नहीं कि हर चीज के लॉ बनाया जाए, बस वो किसी को वायलेट नहीं करना चाहिए। आगे आते हैं, वुमेन रॉ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या था, अब आपको पहले पता होगा कि 9 शेड्यूल में भी कोई भी अगर गवर्नमेंट उसमें कानून डाल देती थी तो वो जुडिशियल रिव्यू से बच जाता था। हालांकि बाद में केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी खारिज कर दिया, उन्होंने बोला कि चाहे 9 शेड्यूल में हो उसको भी सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है। तो यहाँ पे वोमन रॉ यही कहता है। आगे आते हैं, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानू बेगम। शाहबानू बेगम को डाइवोर्स दे दिया गया, तो इसके लिए उन्होंने कोर्ट गया, उनको मेंटेनेंस के लिए वो कोर्ट गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि उनको मेंटेनेंस मिलना चाहिए। बाद में इस पे हालांकि डिबेट हुआ और यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग हुई, पर इस केस से बस आपको इतना याद रखना है कि ये मुस्लिम विमेंस मेंटेनेंस आफ्टर डाइवोर्स से रिलेटेड है। ठीक है, आगे आते हैं कि होतो होलोहन वर्सेस जैचिलू। इसमें क्या है कि जो 10th शेड्यूल को सुप्रीम कोर्ट ने सही बताया, बस एक शर्त रखी कि ये भी जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएगा। अब देखिए 10th शेड्यूल में क्या होता है, अगर कोई भी अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है, या जो व्हिप जारी होती है उसके खिलाफ फैसला देता है, या पार्टी के डायरेक्शन के अगेंस्ट वोट करता है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है, और डिस्क्वालिफिकेशन का निर्णय सिर्फ स्पीकर लेता है। तो 10th शेड्यूल में क्या था कि जो स्पीकर डिसीजन लेगा उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, बना ये था, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविजन को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि स्पीकर डिसीजन ले सकता है चाहे जो, पर वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएगा। आगे आते हैं, एमसी मेहता। देखिए एमसी मेहता एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड पर्सन थे, बहुत सारे उन्होंने पीआईएल दाखिल किए इन्वायरमेंट से रिलेटेड। तो सबसे फेमस है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। एक केस था ओलियम गैस केस, एक दिल्ली की फर्टिलाइजर कंपनी थी और वहां से एक ओलियम गैस रिलीज हुई। ठीक है, और फैक्ट्री के कुछ वर्कर्स मर गए इस हादसे में।
तो पहली इन्होंने पीआईएल दाखिल किया और बोला कि जो कंपनी है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इनकी इसकी बात को समर्थन किया और एक डॉक्ट्रिन आया एब्सोल्यूट लायबिलिटी। एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या कहता है, अगर कोई हजार्डस नेचर की इंडस्ट्री है, ठीक है, हजार्डस नेचर की इंडस्ट्री है, उससे अगर कोई भी लॉस हो रहा है तो इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं दे सकता, वो कंपनी ही लायबल होगी, कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। आगे आते हैं, देखिए, और इन्होंने क्लीन यू गंगा से रिलेटेड पीआईएल किया, पॉल्यूशन कंट्रोल इन दिल्ली, व्हीकुलर एमिशन नॉर्म्स, सब कई चीजों में इन्होंने पीआईएल दाखिल किया था। इनका नाम याद रखिएगा, इन कई सारे केसेस इनसे रिलेटेड हैं। आगे आते हैं, और ये तो हमने पीछे देख लिया है। मधु किश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये किससे रिलेटेड है, जो ट्राइबल वुमेन्स हैं उनकी जो इनहेरिटेंस राइट यानी जो संपत्ति की विरासत होती है उससे रिलेटेड है। तो आप जानते हैं कि ट्राइबल के कुछ लोकल कस्टम्स होते हैं, ट्राइबल्स के लोकल कस्टम्स होते हैं, और उसमें क्या है, वुमेन्स को कुछ राइट नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने इसी को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस किया, पीआईएल दाखिल किया कि वुमेन्स को राइट मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बात को एग्री किया, पर एक कंडीशन ये भी दिया कि कुछ कस्टम्स को नहीं छेड़ा जाना चाहिए, क्योंकि ट्राइबल्स का अपना नेचर ऑफ गवर्नेंस है। आगे आते हैं, गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें क्या था कि एक चाइल्ड का नेचुरल गार्जियन कौन होगा। दोस्तों, उस समय तक क्या था, जो गार्जियनशिप, हिंदू गार्जियनशिप एक्ट था, सिर्फ फादर को ही नेचुरल गार्जियन मानता था, कि फादर ही नेचुरल गार्जियन हो सकता है। पर इस केस से मदर को भी माना गया कि मदर कैन ऑल्सो बी ए नेचुरल गार्जियन। बाद में ये वुमेन्स पेरेंटल राइट के लिए बहुत ही एक अच्छा फैसला माना जाता है। गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला केस है आर गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यह केस नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है। अब अच्छा, आप लोग जानते हैं कि ट्रिब्यूनल क्या होता है। ट्रिब्यूनल एक क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है, तो मतलब इनका वर्क जुडिशरी से रिलेटेड होता है, पर फुली जुडिशरी से रिलेटेड नहीं होता है। तो गवर्नमेंट ने जो भी ट्रिब्यूनल बनाया था, गवर्नमेंट अपने मनमानी तरीके से उसके मेंबर्स अपॉइंट करती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में इसको चैलेंज किया और मतलब इसको खारिज किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इनका नेचर है जुडिस क्वासी जुडिशियल नेचर का है, तो इनके अपॉइंटमेंट में एक सीजीआई या कोई जुडिशरी से रिलेटेड होना ही चाहिए। आगे आते हैं, टीएन गोदावरम तिरुपल्लड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। अच्छा, इस केस को बिगेस्ट फॉरेस्ट कंजर्वेटिव केस माना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट हुआ है कई बार। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो फॉरेस्ट के डिवीजन है उसको एक्सपेंड किया। पहले फॉरेस्ट सिर्फ कुछ ही एरिया माने जाते थे। मान लीजिए कहीं पे जो रिजर्व फॉरेस्ट, जिसने गवर्नमेंट ने जो रिकॉर्ड में फॉरेस्ट किया है, तो उसी को फॉरेस्ट माना जाता था। तो मान लीजिए कहीं नेचुरली बहुत सारे पेड़ पौधे झाड़ उगाए हैं, तो उसको फॉरेस्ट नहीं माना जाता था। तो पर इस जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट ने वाइडर व्यू लिया, और कहीं भी अगर मान लीजिए नेचुरली बहुत सारे पेड़ पौधे हैं तो उसको भी फॉरेस्ट माना। और फॉरेस्ट मानने से ये हुआ कि अगर उस लैंड को गवर्नमेंट कट कर रही है या उसको डाइवर्ट कर रही है किसी और चीज के लिए, तो उसको सेंटर की परमिशन चाहिए। अगर मान ली कोई भी स्टेट गवर्नमेंट किसी भी फॉरेस्ट एरिया पे इलीगल कटिंग कर रही है या कुछ ऐसा उसका है कि उसका यूज डाइवर्ट कर रही है माइनिंग के लिए वगैरह, तो सेंट्रल का परमिशन चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट। आगे आते हैं, मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। अच्छा, इसी केस में राइट टू एजुकेशन को भी राइट टू लाइफ मतलब एनलिबर्टी 21 के अंदर माना गया। इससे पहले तक ये नहीं माना जाता था। इसमें क्या था, मोहिनी जैन एक एमबीबीएस स्टूडेंट थी, और इन्होंने उस समय कर्नाटक गवर्नमेंट ने क्या किया था कि डोनेशन, आपको डोनेशन पता होगा, कॉलेज में एडमिशन के लिए पैसे देने होते हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी डोनेशन को एक्सेप्ट कर लिया था कर्नाटक गवर्नमेंट ने। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया कि ये हमारे राइट टू एजुकेशन के खिलाफ है। तो इस केस से वो जो डोनेशन जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है उसमें बंद कर दिया गया। आगे आते हैं, उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्रा। हाँ, इसमें राइट टू एजुकेशन में थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन को करेक्ट किया और उसको लिमिटेड फंडामेंटल राइट बना दिया, मतलब सिर्फ 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। क्योंकि आप देखेंगे मोहिनी जैन में राइट टू एजुकेशन को लाइफ एंड लिबर्टी के अंदर मान लिया था, पर कितना उसका पावर होगा, कितना स्कोप होगा, इसको डिफाइन नहीं किया था। और बाद वाले, इसके जस्ट बाद वाले जजमेंट में 6 to 14 ईयर्स के बच्चे के लिए ये लिमिटेड फंडामेंटल राइट माना गया। आगे आते हैं, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें क्या था, देखिए, एक सेडिशन लॉ आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट क्या करती थी कि कुछ भी अगर आपने सरकार के खिलाफ लिखा तो उसको सेडिशन मान लिया जाता था कि ये देशद्रोह है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में माना कि प्योर क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट नॉट सेडिशन, मतलब अगर सरकार की आप आलोचना करते हैं तो आपको देशद्रोही नहीं माना जा सकता है। अगला केस आते हैं, रामलीला मैदान इंसिडेंट वर्सेस होम सेक्रेटरी। अच्छा, 2012 में क्या हुआ था कि रामलीला में मैदान में पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, और पुलिस ने क्या किया, मतलब पुलिस ने आए और एक्सेसिव फोर्स यूज किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में उसको भी खारिज किया और बोला कि वायलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ असेंबली एंड एक्सेसिव यूज ऑफ पावर, मतलब कि फ्रीडम, आर्टिकल 19 बी में हमको ये पावर दिया जाता है, ये फ्रीडम दिया जा सकता है कि हम लोग कहीं भी पीसफुली असेंबल हो सकते हैं। तो अगर गवर्नमेंट को इसे हटाना है, तो आपको पता है कि 19(2) में जो कंडीशन दी हैं, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरलिटी, नेशनल इंटीग्रिटी, इन्हीं कंडीशंस पे ही ये हटाया जा सकता है। आर्बिट्री पावर नहीं यूज किया जा सकता है। आगे आते हैं, त्रिवेणी बेन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इसमें क्या है, अगर मान लीजिए कोई कन्विक्ट है, ठीक है, और उसने मर्सी पिटीशन डाल रखी है, ठीक, और मर्सी पिटीशन पे कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है, सालों साल लग जा रहे हैं, ठीक है,
तो उसकी मृत्युदंड को, डेथ पेनल्टी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदला जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला। सीधा-सीधा ये मतलब है कि अगर मान लीजिए किसी को फांसी है और उसने मर्सी पिटीशन डाला है, तो उसको तुरंत सुनवाई करनी है। उसको ये नहीं कि सालों-साल लटकाना है, या तो उसको एक्सेप्ट करिए तो रिजेक्ट करिए। अगर आपको सालों-साल लटकाए रखते हैं, तो वो उसकी डिग्निटी के खिलाफ है और उसकी मृत्युदंड को उम्र कैद में बदला जा सकता है। आगे आते हैं, अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब। इसमें क्या है कि स्टेट की डेफिनिशन हुई है कि हमारे संविधान में आर्टिकल 12 स्टेट की डेफिनेशन देता है। तो स्टेट में क्या-क्या आएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने इस मतलब क्या कहते हैं लैंडमार्क केस में इसको डिफाइन किया था। अच्छा, सो स्टेट कौन-कौन से होगा? पहला, जो स्टेट से फंडेड हो। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी कि जो स्टेट से पैसा पाता है, वो। दूसरा, जिसमें मान लीजिए स्टेट से पैसा नहीं पाता पर स्टेट द्वारा मैनेज है। मैनेजमेंट मान लीजिए सारे मेंबर सरकार ही कर रही है। तीसरा, हो सकता है मैनेजमेंट भी सरकार का ना हो, फंडिंग भी सरकार का ना हो, पर उनका नेचर ऑफ वर्क पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, तो भी वो स्टेट को माना जा सकता है। आगे आइए, शीला बरसे वर्सेस सेक्रेटरी। इसमें क्या है कि अगर जो बच्चे जैसे मान लीजिए कोई क्राइम करते हैं तो पुलिस कस्टडी में रहते हैं, तो उनके लिए ये पीआईएल दाखिल शीला बारसे ने किया था कि बच्चों को प्रोटेक्टिव होम में रखना है, पुलिस लॉकअप में नहीं रखना है। ठीक है? आगे आते हैं, बबीता पुनिया वर्सेस सेक्रेटरी डिफेंस। इसमें क्या होता कि आपको पता होगा कि आर्मी में वुमेन ऑफिसर्स को शॉर्ट सर्विस कमीशन की नौकरी दी जाती है। मतलब उनको परमानेंट कमीशन नहीं मिलता था। वो उस 12 से 14 साल ही काम करती थी, फिर उनको रिटायर कर दिया जाता है। तो इस लैंडमार्क में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 14 यानी राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है और वुमेन्स को भी परमानेंट कमीशन दिया जाना चाहिए। आगे आते हैं, बेंगलुरु वाटर सप्लाई वर्सेस ए राजप्पा। इसमें क्या था? इसमें ये है कि इंडस्ट्री को जो डेफिनेशंस को थोड़ा-सा वाइड कर दिया गया। बहुत सारी चीज़ों को भी इंडस्ट्री में काउंट करना स्टार्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। जो नैरो डेफिनेशन थी उसको वाइड कर दिया। आगे आते हैं, विंसेंट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या था कि राइट टू हेल्थ को भी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का पार्ट माना गया। इंटीग्रल टू राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। अगला आते हैं, स्पेंसर एंड को वर्सेस विश्ववर्धन डिस्ट्रीब्यूटर्स। इस केस में क्या था कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, इसको एड्रेस किया गया। क्या होता था, जो स्पेंसर एक कंपनी थी और विश्वदर्शन नाम की कंपनी क्या कि उन्होंने भी स्पेंसर नाम को यूज कर दिया। वो बोला कि हम तो बस एक स्पेंसर बहुत कॉमन नेम, हम वही यूज कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला कि नहीं, जहां भी कंफ्यूजन जैसा स्कोप बन रहा है तो वो उसको भी रेगुलेट करना होगा। या आप किसी ब्रांड का जिसका नाम बहुत अच्छा है, उसकी गुडविल बनी होती है, तो उसको आप ऐसे यूज नहीं कर सकते। तो यही केस बाद में वो राइट टू पेटेंट के लिए एक ग्राउंड बना था। आगे आते हैं, रतन टाटा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या था कि राइट टू प्राइवेसी अप्लाइज इवन पब्लिक फिगर, यानी कोई बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी है तो उसकी भी राइट टू प्राइवेसी होती है। किस केस में नहीं होती है? अगर उसमें कुछ पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो। ठीक है? यानी कुछ पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो तभी आप उसकी प्राइवेसी भंग कर सकते हैं, वरना उनको भी राइट टू प्राइवेसी है। ये नहीं कि उनके बारे में कोई भी चीज़ मीडिया में चलाई जाए, अफ़वाह फैलाई जाए। आगे आते हैं, इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरमेंट लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या था कि जो पॉल्यूट कर रहा है वही पे करेगा। एक यानी डॉक्ट्रिन आई थी पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल, यानी जो फैक्ट्री पॉल्यूट कर रही है वही क्या कहते हैं कंपनसेशन देगी, और उस मलबे को साफ करने या कीचड़ को साफ करने के लिए क्लीन अप कॉस्ट भी वही पे करेगी। आगे आते हैं, अरुणा सॉनबॉग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेसिया को एक्सेप्ट किया था, वो भी सिर्फ एक्सेप्शनल केस में। ठीक है? अब पैसिव और एक्टिव यूथनेसिया में अंतर क्या होता है? एक्टिव यूथनेसिया में क्या होता है कि जैसे इंजेक्शन देके मार दिया या डायरेक्टली कुछ ऐसा किया कि वो तुरंत मर जा रहा है। पैसिव में क्या होता है कि मान लीजिए कोई है कोमा में है बहुत दिन से, तो उसके लाइफ सपोर्ट्स हटा दिए जाते हैं या उसकी धीरे-धीरे उसको कुछ-कुछ दवाइयाँ कम दी जाती हैं जिससे वो धीरे-धीरे मर जाए। तो ये एक्सेप्शनल केस में इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दिया जा सकता है और कंडीशंस उसकी ले डाउन की। आगे आते हैं, मनोज नरूला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या है कि मिनिस्टर्स विद क्रिमिनल बैकग्राउंड शुडंट बी पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, इस पीआईएल के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने बोला, क्या कहते हैं कि जो भी ऐसा कोई मिनिस्टर है और उस पे कोई क्रिमिनल केस होता है तो उसको क्या कहते हैं मिनिस्ट्रियल पद नहीं दिया, यानी वो उसका एमपी एमएलए अगर वो है तो वो छीन जाएगी। इसी जजमेंट से वो आया। सॉरी। आगे आते हैं, नेशनल नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या, वो जो ट्रांसजेंडर पर्सन होते हैं उनको थर्ड जेंडर पहली बार एक्सेप्ट किया गया और उसके राइट टू डिग्निटी इक्वलिटी को आइडेंटिफाई किया गया। आगे आते हैं, श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें जो सेक्शन 66 ए ऑफ आईटी एक्ट है, जो हमारा आईटी एक्ट 2000 में आया था, उसका सेक्शन 66 ए क्या कहता था कि कुछ भी आप जैसे ऑनलाइन ट्वीट कर रहे हैं, फेसबुक पोस्ट डाल रहे हैं और वो ऑफेंसिव है सरकार की नज़र में या अनोइंग है, इरिटेटिंग है, ऐसे वेग वर्ड यूज किए गए थे जिसका कोई जुडिशियल डेफिनेशन नहीं है। इसके आधार पे उसको आपको गिरफ्तार किया जा सकता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरा ही शट डाउन कर दिया। ठीक है? और हमारे फ्री स्पीच को प्रोटेक्ट किया। आगे आते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने ये केस दायर किया और ये बोला कि जो आईपीसी 499 है, यानी आईपीसी की धारा 499 क्या कहती है? मानहानि यानी डिफेमेशन। इन्होंने बोला कि डिफेमेशन को इस
प्राविधान कोई कैंसिल कर देना चाहिए। डिफेमेशन जैसा कुछ नहीं होता है। पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं इनकी बात को नहीं माना और बोला कि यहाँ पे हमारे यहाँ क्या कहते हैं, फ्री स्पीच इंपॉर्टेंट है, पर डिग्निटी भी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप बोल रहे हैं तो किसी को कुछ भी अफवाह फैला सकते हैं, गाली दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रोटेक्ट रहेगी, पर किसी की डिग्निटी को आप हर्ट नहीं कर सकते। यानी मानहानि इंडिया में अभी भी दायर की जा सकती है। आगे आते हैं, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम। ये केस ही है जो ट्रिपल तलाक का प्रिकसर है, मतलब इसी के बाद ट्रिपल तलाक वाला केस आया था। इसमें क्या था कि जो मुस्लिम की महिलाएं होती हैं, मुस्लिम महिलाएं होती हैं, उनके मेंटेनेंस राइट को और मजबूत किया गया था मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम में। अगला आते हैं सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको फेमस ट्रिपल तलाक केस कहते हैं। इसमें जो तलाक बिदत यानी जो तलाक 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 बोलते हैं और तलाक हो जाता है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया 3-2 मेजोरिटी से। ये याद रखिएगा, इसमें दोनों इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं जस्टिस के एस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी इसको राइट टू प्राइवेसी केस भी कहते हैं। इसमें 9 जज की बेंच बैठी थी, उन्होंने बोला कि राइट टू प्राइवेसी भी फंडामेंटल राइट है, वो भी अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, और यही बाद में आधार जजमेंट आया था, उसके लिए एक बेसिस बना। आगे आते हैं नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या हुआ, जो सेक्शन 377 है आईपीसी का, ठीक है, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया। मतलब अगर दो कंसेंटिंग सेम सेक्स रिलेशनशिप वाले लोग हैं, तो जो उनका पहले जो रिलेशन था उसको क्रिमिनलाइज किया गया था, उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। ठीक है, तो एलजीबीटीक्यू राइट्स के लिए ये बहुत हिस्टोरिक बूस्ट मिला। आगे आते हैं जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी इसको एडल्ट्री केस कहते हैं। इसमें जो आईपीसी की धारा 497 थी, जो एडल्ट्री को क्रिमिनलाइज की थी, इसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया। ठीक है, मतलब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को ओन नहीं करता है, यानी इक्वलिटी वहां भी प्रिवेल होनी चाहिए, और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के इसको हुई पूरा ही आईपीसी 497 स्टक डाउन कर दिया, एडल्ट्री केस। आगे आते हैं इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी से मनोहर लाल। इसमें क्या किया था कि देखिए, हाँ इसमें इंपॉर्टेंट है कि एक एक्ट था लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013। इसका सेक्शन 24 क्या कहता है कि अगर 5 साल बीत गए, ठीक है, और सरकार ने जिसका लैंड लिया है उसको पैसे भी नहीं दिए, ठीक है, और जमीन भी एक्वायर नहीं की है, तो ये एक्विजिशन लैप्स हो जाएगा। ये इस एक्ट का सेक्शन 24 कहता है। तो जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये गलत है। अगर सरकार आपको क्या कहते हैं, भले पैसा नहीं दे रही है, ट्रेजरी में जमा कर दे रही है, तो भी उसको लैप्स नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये वाला याद रखिएगा। आगे आते हैं अर्नब गोस्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेल दिया और एक रीजनिंग दी कि पर्सनल लिबर्टी कैन नॉट बी कैजुअलिटी ऑफ स्टेट एक्सेस, मतलब कि किसी की भी पर्सनल लिबर्टी स्टेट ऐसे आर्बिट्री नहीं छीन सकती है। ठीक है, और कोई भी पावर, पुलिस मस्ट नॉट मिसयूज पावर, कि मतलब पावर का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आगे आते हैं छबरोलू लीला प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश सॉरी। इसमें क्या था कि एसटी स्टूडेंट्स को 100% रिजर्वेशन दी गई थी टीचिंग पोस्ट में, जिसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया गया। क्योंकि आपको पता ही है कि इंदिरा साहनी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि मैक्सिमम 50% रिजर्वेशन मतलब हो सकता है। बाद में ईडब्ल्यूएस का 10% जोड़ देगा, यानी 60%, इससे ऊपर नहीं जा सकता है। आगे आते हैं दीपक कंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या हुआ कि देखिए, बहुत सारे लोग पीआईएल दाखिल करके हीरो बनते हैं, तो पीआईएल जो पब्लिसिटी वगैरह के लिए की जाती है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने काफी क्रिटिसाइज किया कि पीआईएल फ्रिवलेस मैटर्स के लिए या छोटे मोटे बातों के लिए नहीं होना चाहिए। आगे आते हैं संपूर्ण बहरुआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें जुनाइल जस्टिस एक्ट को और स्ट्रिक्ट बनाया गया और चाइल्ड प्रोटेक्शन पे ज्यादा ध्यान दिया गया। इसके बाद ये तो चलिए हो गया था। हाँ, फाहिमा सीरीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें राइट टू इंटरनेट एक्सेस को भी राइट टू एजुकेशन और राइट टू प्राइवेसी के अंदर माना गया। मतलब कि किसी भी स्कूल कॉलेज में या कहीं भी आर्बिट्री, ठीक है, आप इंटरनेट शट डाउन नहीं कर सकते। आपको एक लॉ के थ्रू ही इसको रोका जा सकता है। आगे आते हैं डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये 1997 का है, हालांकि 2020 में भी इसको रीअफर्म किया गया। इसमें क्या था, कस्टोडियल टॉर्चर से रिलेटेड चीजें ना हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने काफी गाइडलाइन दी कि अरेस्ट मेमो होना चाहिए, जिसको अरेस्ट किया उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करो, उसका मेडिकल चेकअप होना चाहिए, और कोई भी सीक्रेट कस्टडी नहीं होनी चाहिए। आगे आते हैं के रामकृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, यानी टोबैको केस इसको बोलते हैं। इसमें क्या हुआ था, केरला गवर्नमेंट ने पब्लिक स्मोकिंग को बैन कर दिया था। बाद में इस पे चैलेंज हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने केरला गवर्नमेंट की डिसीजन को अपहेल्ड किया कि राइट टू क्लीन एयर इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि राइट टू क्लीन एयर किस में आता है। आगे आते हैं पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या था कि अगर कोई, देखिए मान लीजिए हर स्टेट अपने यहाँ मिनिमम वेज क्या होगा ये डिक्लेयर करती है। मान लीजिए कहीं पे मिनिमम वेज 600 है और कोई किसी को हायर करता है और 500 ही देता है, यानी इसको माना जाता है फोर्स लेबर, और फोर्स लेबर आर्टिकल 23 के अंडर प्रोटेक्टेड है कि नहीं किया जा सकता। ये एक केस उससे रिलेटेड है। आगे आते हैं एमसी मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। मैंने बोला था एमसी मेहता, याद रखिएगा, ये काफी सोशल जस्टिस वाले मैटर उठाते हैं। तो ये तमिलनाडु में कि चाइल्ड लेबर जो हजारस इंडस्ट्री में होते थे, उनको रोकने के लिए था कि आप बच्चों को हजारस इंडस्ट्रीज में नहीं कर सकते, उनको रिहैब किया जाए। आगे आते हैं इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो 27% ओबीसी रिजर्वेशन मिलता है उसको अपहेल्ड कर दिया गया कि सही है,
बस ये बात बोली गई कि टोटल रिजर्वेशन 50 से नहीं आना चाहिए, और ओबीसी में भी क्रीमी लेयर का सिद्धांत आया था कि एक इनकम क्राइटेरिया रहेगा, उससे ऊपर अगर कोई है तो उनको ओबीसी आरक्षण नहीं मिलेगा। आगे आते हैं के एस पुत्तस्वामी, फिर वही आधार, फेमस आधार जजमेंट। कि आधार पहले गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया था, इस जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मैंडेटरी नहीं है। हाँ, वेलफेयर स्कीम वगैरह में आप सरकार इसको मांग सकती है, पर मैंडेटरी नहीं है। आगे आते हैं आरसी कूपर केस, ये दोस्तों हम लोग देख चुके हैं ऊपर। हाँ, मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें क्या था कि जो सेक्शन 303 आईपीसी की, इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कोई लाइफ इम्प्रिजमेंट पे है, ठीक, और वो कोई मर्डर कर देता है मान लीजिए, तो उसमें ये प्रोविजन था कि अब तो उसको मैंडेटरी डेथ ही देना है। मतलब जज के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसको मैंडेटरी डेथ ही देना है। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टेक डाउन कर दिया था कि मैंडेटरी कुछ नहीं हो सकता, जज के पास चॉइस होना चाहिए। वो हर केस को उस मेरिट पे, ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस को देख के ही फैसला दे। ठीक है, तो ये फैसले को उन्होंने क्या किया था, स्टेक डाउन कर दिया था, आईपीसी सेक्शन 303 को। आगे आते हैं केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये वही सेडिशन वाला केस हम लोग ऊपर देखे थे, तो बस सरकार का बस विरोध ही करना ही देशद्रोही नहीं कहलाता है। रामलीला मैदान में हम देख चुके हैं। तमीम आरा वर्सेस शाहिद खान। इसमें भी वही ट्रिपल तलाक, जो अभी केस आया था तलाक बिद्दत, उससे पहले का है ये, 2002 में आया था। आगे आते हैं इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसमें क्या था कि जो भी एजुकेशनल शैक्षिक संस्थान है, वो फीस तय कर सकते हैं, मतलब रेगुलेट कर सकते हैं फीस, पर प्रॉफिटरिंग नहीं कर सकते। ठीक है, वो कमिटी बैठा के एडमिशन फीस वगैरह से रिलेटेड डिसीजन ले सकते हैं, पर प्रॉफिटरिंग नहीं कर सकते। आगे आइए, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसमें क्या था कि जैसे आपको पता होगा, नार्को एनालिसिस या पॉलीग्राफ या ब्रेन मैपिंग वगैरह होते हैं, इसको फोर्स नहीं कर सकते, मतलब किसी भी विक्टिम पे या एक्यूज पे आप फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे संविधान आर्टिकल 23 क्या कहता है कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं करा सकता, मतलब अपने केस में जबरदस्ती किसी से बयान नहीं दिलाया जा सकता। तो इसके अगेंस्ट है, इसीलिए ये फैसला आया था। आगे आते हैं ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें जो आर्टिकल 309 यानी 309 आईपीसी है, क्या कहता है कि अगर कोई सुसाइड करता है, ठीक है, उसको क्राइम माना जाता है, तो इसको चैलेंज किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट की वैलिडिटी को अपहेल्ड किया कि अटेम्प्ट टू सुसाइड इज ए क्रिमिनल ऑफेंस। ठीक है, मतलब राइट टू लाइफ में राइट टू डाई नहीं आता। इस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ। वही है, इसमें भी पब्लिक ट्रस्ट का एक डॉक्ट्राइन आया था कि अगर कहीं पे मान लीजिए नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, कोयला है या कुछ भी इस टाइप से, गोल्ड है या नेचुरल रिसोर्स है, तो प्राइवेट पार्टीज को गवर्नमेंट आर्बिट्री ऐसे नहीं दे सकती कि उसको डैमेज करे। गवर्नमेंट का फर्ज बनता है कि अगर कोई प्राइवेट पार्टी इसको डैमेज कर रही है, पब्लिक रिसोर्स को, नेचुरल रिसोर्स को, तो वहां पे सरकार इसको रोके। आगे आता है, ये तो हम लोग देख चुके थे। हाँ, ये भी देख चुके थे, बंगाल इम्यूनिटी केस। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ था कि पॉस गाइडलाइंस आई थी सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, ये वर्क प्लेसेस पे औरतों के साथ जो भी यौन उत्पीड़न या सेक्सुअल हरासमेंट होता है उसको रोका जाए, कुछ गाइडलाइंस जारी की गई थी। आगे आते हैं रूरल लिटिगेशन ऑफ स्टेट ऑफ यूपी। ये मतलब इंडिया का पहला इन्वायरमेंटल पीआईएल है। उस समय यूपी हुआ करता था, अब तो देहरादून है। उस समय उत्तराखंड भी यूपी का पार्ट था, तो देहरादून वैली में जो माइनिंग को रोकने के लिए ये पीआईएल दाखिल हुई थी। आगे आते हैं म्युनिसिपल काउंसिल रतलाम वर्सेस वर्दीचन। इसमें क्या था कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, लोकल बॉडीज होती हैं, उनको साफ सफाई रखना उनका कर्तव्य माना जाएगा। वो ये नहीं बोल सकती कि उनका फंड नहीं है, ये बहाना नहीं दे सकती। आगे आए, ये तो हो चुका है इलेक्ट्रल बॉन्ड केस, ये भी रिसेंट है, ये देखिए, ये अभी 2024 का है। इसको बोला जाता है विशाल तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें इलेक्ट्रल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया है। अगला आते हैं सेम सेक्स मैरिज केस 2023, ये सुप्रियो चक्रवर्ती वर्सेस अभय दंग है। कि सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज नहीं किया गया, ये बहुत ध्यान देने की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको लीगलाइज नहीं किया। मांग बहुत चल रही थी, पर नहीं लीगलाइज किया है। अगला है कर्नाटका हिजाब बैन केस। यहाँ पे ऐसा सिफा नाम की लड़की ने कर्नाटका गवर्नमेंट के खिलाफ केस किया, चैलेंज किया, उसके हिजाब को बैन किया गया था। तो ये भी लार्जर बेंच को रिफर है, अभी इस पे फैसला नहीं है। आगे आते हैं पेगासस स्पाईवेयर। ये मनोहर लाल शर्मा ने चैलेंज किया यूनियन ऑफ इंडिया को। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने एक टेक्निकल कमेटी बैठाई है, उसके फैसला भी आना बाकी है। आगे आते हैं कोविड-19 माइग्रेंट वर्कर केस। इसमें अलख आलोक श्रीवास्तव ने यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चैलेंज किया, और ये सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया सरकार को कि जो भी माइग्रेंट वर्कर हैं उनके फूड, शेल्टर, ट्रांसपोर्ट की देख-रेख आप लोग करेंगे। इंटरनेट शटडाउन केस, ये क्या किसने चैलेंज किया? फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल वर्सेस यूटी ऑफ जेके। इसमें ये बोला गया कि इंडेफिनिट, मतलब अगर इंटरनेट शटडाउन हो रहा है तो इंडेफिनिट पीरियड तक नहीं होना चाहिए, तो कुछ समय बाद आपको बहाल करना ही करना पड़ेगा। अगला है सुदर्शन न्यूज हेट स्पीच। इसमें सुदर्शन न्यूज के एंकर ने एक यूपीएससी जिहाद नाम का शो चलाया था, जिसको फिरोज इकबाल खान ने चैलेंज किया, और सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में फैसला सुनाया और इस प्रोग्राम को रोक लगा दी। आगे आते हैं रोहिंग्या डिपोर्टेशन केस। रोहिंग्या को इंडिया से डिपोर्ट यूनियन गवर्नमेंट ने करना स्टार्ट कर दिया। तो ये मोहम्मद सलीमुल्लाह, ये भी एक रोहिंग्या थे, इन्होंने चैलेंज किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने खैर स्टे लगाने से इनकार कर दिया और डिपोर्टेशन को सही बताया। अगला है सेंट्रल विस्ता केस। जो सेंट्रल विस्ता यानी जो नया पार्लियामेंट बन रहा था, तो इसको चैलेंज किया राजीव सूरी ने।
और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ भी गवर्नमेंट पार्लियामेंट के डिसीजन को सही बताया और ये सेंट्रल विस्टा को मंजूरी दे दी। अगला है नीट रिजर्वेशन केस 2021। इसमें नील ओरिलो न्यूनेस ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चैलेंज किया रिजर्वेशन के रिलेटेड। हालांकि इसमें भी यही फैसला आया कि 27% ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस कोटा अपहेल्ड है, ये लागू रहेगा। आगे आते हैं, जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन 2022 में दिया गया, उसके खिलाफ ये चैलेंज हुआ। जनहित अभियान नाम के एनजीओ ने चैलेंज किया और बोला कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए। हालांकि ये भी सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया और बोला कि 10% रिजर्वेशन अपहेल्ड कर दिया। अगला आता है जल्लीकट्टू केस। इसको एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के को चैलेंज किया और बोला कि इसको बैन करिए। हालांकि इसमें भी जल्लीकट्टू जो फेस्टिवल जो एक गेम होता है उसको अपहेल्ड कर दिया गया। तो दोस्तों ये सारे लैंडमार्क केसेस थे। ये 2021 के सारे शिफ्टों में रिपीट हुए हैं और हर एक मतलब एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन इससे डायरेक्ट आए हैं। तो इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।